कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। शराब चीज ही ऐसी है। मध्य प्रदेश में नई शराब दुकानों को लेकर क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये मन बना चुके हैं कि अब नई दुकानें सूबे में नहीं खुलेंगी? और इस बात का प्रमाण आबकारी आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों से मंगाए गए प्रस्ताव का पत्र दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री ने निरस्त कर जता भी दिया है। लेकिन ये सब जब हुआ तब प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री खुले तौर पर कह चुके हैं कि अमानक शराब रोकना है तो दुकानों की संख्या बढ़ानी होगी। बीते 3 दिनों में शराब दुकानों को लेकर जो कुछ हुआ वो ये भी जाहिर कर रहा है कि बात दुकान की नहीं बल्कि कुछ और भी है। मैंने ही फैसला किया था ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करे। भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कल भी कहा था कि यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी, अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर पाबंदी है। प्रदेश में भी शराबबंदी को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। और अब जहरीली शराब से मौतों के बाद एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नीतीश कुमार से शिवराज की तुलना करते हुए शराबबंदी के राग को छेड़ दिया है। और उमा ने जब ये मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने भी साथ देने में देरी नहीं की। शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति स्वयं हैं कि ये सामाजिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इस बात को विमर्श के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है, वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को व चिंतक वर्गों को भी, लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। मैं उमा भारती जी की बात से सहमत हूँ। एक साध्वी का जो कर्तव्य है उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ निभा के कहा कि शराब बंदी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक साध्वी बोल रही है तो उसकी बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मानना चाहिए। किसी भी राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा आबकारी विभाग से ही प्राप्त होता है और इन दिनों राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्व की जरूरत भी है। ऐसे में शराब दुकानों की संख्या न बढ़ाना या पूरी तरह रोक लगाना क्या संभव हो पाएगा, क्योंकि शराब चीज ही ऐसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है शराब चीज ही ऐसी है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही शराब पर सियासत? सूबे में नई शराब दुकानें नहीं खुलने पर मतभेद क्यों? क्या उमा भारती की मांग पर विचार करेगी सरकार? क्या शराब के मुद्दे पर सरकार को घेर पाएगा विपक्ष? यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करना है। दरअसल शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए, उससे आगे की लाइन में कह देता हूं। छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि जो शराब पीता होगा वो ना छोड़ पाए, जो नहीं पीता होगा वो पकड़ ले, ये भी नहीं है। जो शराब पीता है वो तो शराब छोड़ता ही नहीं है, लेकिन शराब चीज ही ऐसी है जो किसी से नहीं छूटती, ना सरकार छोड़ पाएगी, क्योंकि राजस्व सबसे ज्यादा शराब से मिलता है और शराब की दुकानें यदि बढ़ जाती है तो फिर राजस्व भी बढ़ जाएगा। पर इसको लेकर अब अलग अलग तरह की बातें हैं और इस बीच में
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को अपना पुराना याद आ गया कि एक बार मैंने भी सोचा था कि शराब की दुकानें बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने जिक्र कर दिया बिहार का, जिक्र कर दिया गुजरात का। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि शराब बंदी से ये होता है कि पहले जो लोग यदि खुला होता है तो शराब लोग शहंशाह बनकर पीते हैं, और यदि बंद हो जाती है तो फिर चोर बनकर पीते हैं। यही फर्क है। यदि बंदी हो जाएगी तो लोग चोर की तरह पीएंगे, लेकिन उसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने जिक्र भी किया कोरोना का, पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि शराब चीज ही ऐसी है। चलिए, यही हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे पर 3 मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ। स्टूडियो में है पवन वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। पवन, आपका स्वागत है। साथ ही चेतन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी स्वागत है। योगेश यादव जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतन जी, शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। वो बात अलग है कि आपने नहीं पकड़ी, पर छोड़ी ना जाए। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से शराब हो या किसी भी प्रकार का नशा हो, एक सामाजिक बुराई है। प्रदेश से लेकर के देश के हमारे 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक बीमारी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आजाद हिंदुस्तान में शराब का उत्पादन किसने प्रारंभ किया और कौन वो महान ज्ञाता थे, महान विद्वान थे जिन्होंने शराब की नीति को लागू किया है। शराब जो आप कह रहे हो, शराब चीज ऐसी है छोड़ी नहीं जाए, तो निश्चित रूप से मैं सरकारों में देख रहा हूँ कि छोड़ी नहीं जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से शराब को लेकर के जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सबके आपने डरा दिया मुझे कहकर के शराब। देखिए, हम कह रहे हैं वहां तक तो ठीक है, आपने कह दिया शराब चीज ऐसी ना छोड़ी जाए। जहां तक मुझे पता है कि आप पकड़ते नहीं है शराब, फिर भी आपने कह दिया तो मुझे लगा कि मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं मनोज जी, हम भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से लेकर के अभी तक हमारा साफ कहना है कि समाज की, प्रदेश की, देश के हर नशा, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा ड्रग्स का हो, चाहे धूम्रपान का हो, इन सबको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। सरकारों के अपने एविडेंस हो सकते हैं, सरकारें कहती कि इससे रेवेन्यू का नुकसान होता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने समझा, और ये सर्वविदित है, सब चीजें गूगल बाबा पर डला हुआ है कि इस हिंदुस्तान में एक उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगर सरकार को आता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर 25,000 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना पड़ता है। ये खर्च करने के बाद भी हम व्यक्ति का जो व्यक्तिगत नुकसान होता है, जो परिवार का नुकसान होता है, जो शरीर का नुकसान होता है, हम उसको वापस नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी सरकार में बैठे हुए अधिकारी इस प्रकार के ऑर्डिनेंस बना करके लाते हैं, एविडेंस लेकर के आते हैं कि ये रेवेन्यू बहुत प्रदेश के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है जरूरी तो नहीं है, लेकिन आज बहन उमा जी ने जो एक बात कही है, निश्चित रूप से दीदी ने कहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारा साफ कहना है कि सारे हिंदुस्तान में नशे पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो पाया अभी तक, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। लोगों की जागरूकता, समाज का एक साथ उठ करके खड़ा होना और इस बुराई के लिए खड़ा होना, मुझे लगता है सारी सरकारों को फिर उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी, आपने बड़ी साफ गोई से बात आप स्वीकार कर ही लेते हैं। आपने कहा कि राजस्व कम मिलता है, लेकिन बीमारी की जो संख्या है उस पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। फिर भी नहीं समझती सरकार, सरकार किसी की भी हो और कोई किसी को नहीं छोड़ा। योगेश यादव जी, शराब चीज ऐसी है जो सच में किसी से नहीं छोड़ी जाती। कोई भी सरकार, आपकी सरकार भी रही और पता लगा था कि वो और ऑनलाइन शराब पहुंचाने की तैयारी में थे आप लोग, वो नहीं पहुंच पाई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अब ऐसी चर्चा चल रही है कि शराब को बंद कर देना चाहिए, पर दूसरी तरफ दूसरी चर्चा भी, वो भी आप सुन रहे होंगे। क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए मनोज जी, किसी भी सरकार को बहुत अच्छी सरकार कभी नहीं कहा जाएगा कि जहां पर शराब का प्रादुर्भाव किया जाए, उसकी मार्केटिंग बढ़ाई जाए। और निश्चय ही मध्य प्रदेश की सरकार नैतिकवादी दृष्टिकोण से बहुत अच्छे फैसले नहीं हुए जो शराब की दुकान गांव-गांव तक पहुंची है। ये निश्चित एक दुर्घटना है मध्य प्रदेश के साथ। और मैं भाई चेतन सिंह जी की बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, एक नैतिकवादी दृष्टिकोण का, अपने एक जिम्मेदार नागरिक का जो परिचय दिया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस पार्टी में वो है उसमें भी इस आवाज को बुलंद करें। उमा भारती जी ने जैसे इस आवाज को बुलंद किया है, आज विसंगति ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी जिस तरीके से एक कह नहीं सकते कि एक सामंजस्य की और एक रूपता की पहल हो या एक रूपता के निर्णय लिए जा रहे हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शराब की बढ़ोतरी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब की ज्यादा दुकानें नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये दोहरी बातें क्यों कही जाए। शराब पे फैसले होना चाहिए,
गांधी जी ने हमेशा कहा है कि जिस सरकार का राजस्व सरकार शराब के माध्यम से प्राप्त होता है उसको कभी नैतिकवादी सरकार हम नहीं कहेंगे। यदि शिवराज सिंह जी अब गांधी जी की जब बात आती है तो फिर बहुत कुछ आ जाता है। आप लोग कई मतलब आप देखिएगा कि सरकारें तो आपकी रही है, अब बात अलग है कि चीजें बदल रही है। ना आप बदल पाए गांधी जी की बात पर आप ध्यान दे पाए, ना वर्तमान सरकार दे पा रही है। देखिए, अब इतिहास की तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको लेकर हम चलेंगे तो एक अध्याय बहुत कम पड़ जाएगा। बहुत सारी बातें होती है, इसमें तथ्यात्मक अन्वेषण होता है, लेकिन अंततः मूल रूप से देखा जाए, चाहे चेतन सिंह जी भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं और मैं स्वयं समर्थन कर रहा हूं इस बात का कि हमें इस समाज को यदि नैतिकवादी दृष्टिकोण पे स्थापित करना है तो रेवेन्यू की परवाह ना करते हुए शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। शराबबंदी बहुत आवश्यक है बंद करना। और ये जो मारकाट मची है मनोज जी, मैं निश्चित बोलता हूं कि पहले जब अवैध शराब के धंधे होते थे तो यही ठेकेदार जाकर अवैध शराब के छापे पड़वाते थे जाकर, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारी जो अधिकृत जो दुकानों पर शराब बिकती है उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। अब आजकल वही ठेकेदार या अवैध शराब का निर्माण करवा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं जखीरे मिल रहे हैं। चलिए समझते हैं ये जखीरा आता कैसे। पवन वर्मा मेरे साथ है और पवन जी का लंबा अनुभव है, क्राइम का भी लंबा अनुभव है, हम लोग साथ में भी किए। तो पवन जी, ये जो शराब का मामला है, कई खबरें की होगी, देखी होगी, पर ये शराब किसी से नहीं छूटती है और इसकी वजह क्या समझ आती? क्या एक जो दूसरा एक चेहरा तो वो है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकान को बढ़ा दिया जाए, सरकार कह रही नहीं बढ़ेगी, अलग अलग मत इसमें दिखाई दे रहे हैं, पर होगा क्या? आपको क्या लगता है, क्या शराब की जो बिक्री है वो रुक जाएगी, बंदी हो जाएगी शराब की? संभव है? देखिए, शराबबंदी मध्य प्रदेश में अगर लागू भी होती है तो क्या मध्य प्रदेश में शराब पीना छूट जाएगा लोगों का, या अवैध शराब का चलन बंद हो जाएगा, जहरीली शराब तब नहीं मिलेगी? ये सब चीजें सोचना पड़ेगी सरकार को। गुजरात में भी हमें पता है कि शराबबंदी है, लेकिन यहां सभी लोग जानते हैं कि झाबुआ के रास्ते से होती हुई हमारे यहां से शराब वहां जाती है। बहुत स्पष्ट है, कई ट्रक पकड़ा है उस तरफ। मतलब वहां हो सकती है, ऑफिशियल है कि साहब यहां शराब बंद है, लेकिन ऑफिशियली होना और वास्तविकता में होना दोनों में काफी अंतर होता है। यहाँ हमने देखा दोनों पार्टी के लोग बात कर रहे हैं शराबबंदी होना चाहिए, राजस्व का नुकसान। इसके जब शराबबंदी होती है तो वहाँ माफिया और ज़्यादा पनपते हैं। हम गुजरात में देख लें, बिहार में देख लें, क्या बिहार के लोग हैं जो शराब के शौकीन हैं, क्या नहीं पीते? गुजरात में है, हम कई उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में, झाबुआ जिले में और भी कई जिलों में उससे लगे हुए, जहाँ अवैध शराब जा रही है, अवैध रूप से जा रही है गुजरात के लिए, बीच में पकड़ा जाता है। सबसे महंगी पोस्टिंग ऐसा कहते हैं, ऐसी चर्चा होती है राजनीति में, सियासत में कि सबसे महंगी पोस्टिंग इसीलिए बिल्कुल वहाँ यही स्थिति है और यही एक बड़ा कारण है। तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि शराब बंद हो जाए, मुद्दा ये होना चाहिए कि जहरीली शराब, अवैध शराब, इस पर रोक कैसे लगाई जाए। इसको पूरे राजनीतिक दृष्टि से कोई भी इस पर सोच नहीं रहा है। अभी सिर्फ ये हो रहा है शराबबंदी हो जाए, शराब की दुकानें खुल जाएं, शराब की दुकानें कम हो जाए, यही बयान आ रहे हैं, हमने पूरे अभी देखा। अभी इसमें कायदे से एक इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार की, विपक्ष की भी, दोनों को मिलके आगे आना चाहिए। क्योंकि जब कमलनाथ जी थे तब उनने कह दिया था कि हम शराबबंदी नहीं कर पाएंगे, आदिवासियों का हवाला दे दिया उनने। तो जब सरकार में होते शराबबंदी के लिए दोनों दल हाथ खड़े कर देते। अभी भी उमा भारती जी कह रही हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन क्या उमा भारती जी की बात इतनी नहीं मानी जा सकती कि शिवराज जी उस पर कोई अपना मुख्यमंत्री या सरकार में जो मंत्री हैं और भी लोग, वो सीधी बात करें कि भाई हम शराब बंदी करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्पष्ट करना चाहिए उन्हें भी। तो कुल मिला के सरकार की प्रायोरिटी एक अलग होती है और संगठन की प्रायोरिटी अलग होती है, उसी तरह विपक्ष की प्रायोरिटी भी अलग हो जाती है। विपक्ष भी अपनी दृष्टि से सोचता है, जब कमलनाथ जी थे उनने क्यों नहीं करी, जब अभी यादव साहब कह रहे हैं तब उनने क्यों नहीं की, उनकी भी 15 महीने थी। और 15 महीने क्या, उससे पहले 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह जी भी थे, क्यों नहीं हुई? तो सवाल वही है। बिल्कुल, इसीलिए सब हर जगह सरकार को अपनी दृष्टि से सोचना पड़ता है, उसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आता है। चलिए इस पे आगे बात करेंगे कि आखिर रेवेन्यू क्यों आता है और उसके अलावा रेवेन्यू का और दूसरा आधार क्या है।
लेकिन शराब को लेकर हर सरकार बात ये जरूर करती, चर्चा होती है कि शायद बंद की जाएगी, पर होती नहीं है, क्योंकि शराब चीज ही ऐसी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज हम बात कर रहे हैं शराब चीज ही ऐसी है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं। चेतन जी, आपने बड़ी साफ गोई से कहा था कि और भी ऐसे मामले, आज उमा भारती जी ने भी यही कहा कि यदि आप एक जगह से राजस्व रोकते हैं तो दूसरी जगह राजस्व बढ़ा लीजिए, और यदि राजस्व आता भी है तो दूसरी जगह राजस्व खर्च हो जाता है, लोग बीमार होते हैं। जैसे अभी हमने शराब मामले में देखा, मुरैना में करीब 24 लोगों की जान गई, बढ़ के संख्या 28 के आसपास पहुंच गई। और मध्य प्रदेश में यदि देखें बीते 2-3 महीने में उज्जैन, मुरैना और रतलाम को जोड़ लें तो ये संख्या 50 के आसपास पहुंच जाती। अब सवाल यही है कि कोई कह रहा है कि दुकान बढ़ा दी जाए, सरकार इस पर आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने वो आदेश निरस्त करवा दिया, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया कि दुकान तो नहीं बढ़ेगी, पर ये बढ़ना और नहीं बढ़ना ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो देश में जो लोग नीति निर्धारक हैं, ये सच में अपने अंतरात्मा में झांक करके देखें कि शराब बंद करना है या नहीं। राजनीतिक स्तर पर आज आप विपक्ष में हो तो आप बंद करने की बात करते हो, जब देश आजाद हुआ तब तो आप ही लेकर के आए थे। आप अभी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर महात्मा गांधी जी के विचारों का भारत खड़ा होता तो शायद ये बुराई आज हमारे सामने नहीं होती। खैर, आपकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन सरकार को पता है कि आज मैं मध्य प्रदेश में भी अगर दारू बंद करूंगा तो दारू पीने वाले बंद नहीं होंगे। मतलब ये दारू जो 100 रुपया की मिलती है 1000 की मिलने लगेगी। वो मध्य प्रदेश में रेवेन्यू का नुकसान तो होगा इस दृष्टि से, लेकिन दारू पीने वालों को अगर ये सोचो कि दारू पीना बंद हो जाएगा तो संभव नहीं है। और ये भी पता है सरकार में बैठे हुए नीति निर्धारकों को कि दारू या किसी भी प्रकार का नशा कैसे बंद हो सकता है, संविधान में क्या करना चाहिए, आईपीसी में क्या जोड़ना चाहिए, सब चीजें हैं, प्रावधान है, सारी व्यवस्थाएं, पर करने की इच्छा शक्ति तो हो पहले। अगर मान लीजिए यही हम बंद कर दें तो एक नई दुकान खुल जाएगी। ये जितने आबकारी वाले हैं, ये आबकारी वाले कम और ये पुलिस वाले खुद ही। उमा भारती जी आज एक बात और कह रही थी, आपने सुना होगा, वो ये कह रही थी कि राजस्व बढ़ना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि शराब माफिया इतने गजब होते हैं कि उसमें नेता पूरी तरह जकड़ जाते हैं। देखिए मनोज जी, मैंने नीति निर्धारक जो शब्द कहा है, नीति निर्धारक कौन लोग होते हैं आपको भी पता है ना। हाँ, तो दीदी ने जो बात कही है जी, हाँ, दीदी ने जो बात कही है निश्चित रूप से सच कही है। और जो लोग कहते हैं, मैं फिर से कहूंगा कि जो लोग कहते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जन धन हानि से बड़ा रेवेन्यू महत्व रखता है? क्या इंसान की मौत से भी रेवेन्यू का काम है? क्या इंसान की जान बचे, इंसान सुरक्षित रहे, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो? समझाइए ना पार्टी के लोगों को, ये आपको ही अपने अंदर रखना बातों को, आपको ही तो कहना है, आपकी तो सरकार है। मनोज जी, मैंने तो दूध का बहुत बड़ा उदाहरण इस हिंदुस्तान में अनेकों बार दिया, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक दिया है। मेरा काम है, जहां तक मेरे कलम चल सकती है, मेरी बात पहुंच सकती है, मैं कहता हूं, और उसमें कहने में कोई संशय भी नहीं रखता हूं। 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन और 64 करोड़ लीटर की खपत, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और WHO की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि 2023 तक अगर इस हिंदुस्तान ने केवल अपने दूध की मिलावट को नहीं रोका तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर का उत्पादक, शब्दों को ध्यान दीजिए, उत्पादक देश होगा भारत। इससे बड़ी शर्म वाली स्थिति हमारे लिए क्या होगी? तो मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग हैं, चाहे वे नेता हो चाहे आम आदमी हो, हम सबको मिलकर के ईमानदारी से इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए कि नशा किसी भी प्रकार का हो, मिलावट किसी भी प्रकार की हो। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात की बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मिलावट के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कानून तोड़ने वालों के लिए, ये शराबखोरों के लिए जो डंडा चलाया है, थोड़ा इससे 2 कदम आगे चल करके और चल जाए तो मुझे लगता है ये बीमारी
इस मध्य प्रदेश से अरे शराब की मिलावट भी रुक जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कह रहे हैं मिलावट के खिलाफ, थोड़ा शराब की मिलावट भी रुक जाए। सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, जहां चाहे वो हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सरकार के सिस्टम में अगर हमारा सिस्टम अगर नहीं मिले, माफियाओं के साथ साठगांठ नहीं करे, तो निश्चित रूप से सारी चीजें रुक सकती हैं, क्राइम खत्म हो सकता है। इसी बल पर लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना फोर्स नहीं है, सब चीज हो सकता है। योगेश यादव जी, हो क्यों नहीं पाता है? सरकारें, जैसे वही मैं आपसे कह रहा था, कहां कौन सी दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी है जिसको जगाना पड़ेगा कि ये काम हो जाए, चाहे आपकी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। राजस्व मिलता है, ये बात सच है, लेकिन राजस्व के और उपाय हैं। चोरी रोक दीजिए, खनन की तरफ दूसरी तरफ आप बढ़ जाइए, जो बाकी चीजें हैं उन पर ध्यान दे दीजिए, तो राजस्व दूसरी जगह से बढ़ जाएगा। 2000 करोड़ के लगभग राजस्व मिलता है। मनोज जी, आप जो कह रहे हैं कि निश्चय ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, एक नैतिकवादी दृष्टिकोण की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। आप शराब की सबसे बड़ी बुराई जो शुरू हुई है समाज में, बहुत तेजी से फैली है। अब आप 100 50 मीटर पर शराब के वो दे रहे हैं, जो भी आहते होते हैं, दुकानें होती हैं, वो दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस जगह दी जाती है, जिस एरिया में दी जाती है, उसका आसपास का वातावरण क्या होता है? शराबी तो हो ही जाता है, स्वयं बर्बाद होता है, उसका परिवार बर्बाद होता है, उसके आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती है, और बहुत सारे अपराध की जो मूल जड़ है वो शराब है। जो पूरक अपराध होते हैं उसका मूल कारण, यदि आप जड़ में जाते हैं, तो अपराधी शराबी होगा या चोरी करेगा, डकैती करेगा, रेप करेगा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शराब कारण बनता है। तो शराब यदि बंद नहीं की जा सकती, तो हमें नैतिकवादी दृष्टिकोण में ये 100 50 मीटर पर जो शराबों की दुकान गांव में, आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूध की दुकान नहीं मिलेगी, किराने की दुकान नहीं मिलेगी, लेकिन शराब जरूर मिलेगी साहब। जब तक आप इस शराब वही तो सवाल है कि वर्तमान सरकार, आपकी सरकार दूध की गंगा बहा देती है। दूध, अब जैसे कह रहे थे अभी चेतन जी कि आने वाले वर्षों में यदि जैसा रहा दूध की खपत की जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ा कैंसर का देश हो जाएगा भारत। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि दूध में मिलावट जिस तरीके से हो रही है, आज दूध पालक की बात मैं करना चाहता हूं। अब एक जो जानवर पालता है, जो गाय भैंस पालता है, यदि वो ईमानदारी से इतना महंगा बाटा चारा उसको खिलाए और जो दूध का उसको मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो दूध का धंधा कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूध के धंधे में ईमानदारी में घाटा होता है। और जब ये बेईमानी हो रही है, इसके लिए सरकार श्वेत क्रांति करे, सब्सिडी दे और करे। दूध उत्पादक और दूध पालक लोगों को, जो ये पशुपालक लोग हैं, उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। निश्चित मैं इस बात को मानता हूं कि दूध में मिलावट हो रही है और ये कैंसर का कारण बनेगा, इस बात का मेरा समर्थन है। लेकिन दूध की खपत बढ़ जाने से, सरकार शराबबंदी करे, ये समाज की बुराइयां हैं। दूध का उत्पादन पवन जी, दूध का उत्पादन बढ़ जाने से शराब का उत्पादन कम नहीं हो जाएगा? मुझे तो दोनों की बातों पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जब ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए, तो फिर अड़चन कहाँ है? किस में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है? कौन फैसला नहीं ले पा रहा? ये तो इन दोनों को ही देखना है यहाँ, क्योंकि जनता का जो तंत्र जरूर वो चुन के जरूर भेजती है उससे, लेकिन फैसले तो इन लोगों को लेना है। तो ये दोनों जब ये बात कर रहे हैं कि भाई जब बंद होना चाहिए, तो फिर अड़चन क्या है? अगर बीजेपी वालों को अपने पार्टी फोरम पे रखना चाहिए, उसके माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। विपक्ष को भी अपनी पार्टी फोरम पे रखना चाहिए, और बाकी बड़े नेता आपस में मिलते ही रहते हैं, मिलके बात भी कर लें कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू, अगर इतनी उनको लगता है कि शराब वाकई में बंद होना चाहिए इस मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये है कि अगर प्रदेश के मुखिया चाहें तो ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट कर सकते हैं, पुलिस को भी टाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि मजाल है कि अगर शराबबंदी लागू कर दी और कोई एक शराब पीता मिल जाए, तो ये तो सब इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो लेकिन ये होगा कैसे पवन जी? आप तो क्राइम आपने देखा और आप भी जानते हैं कि जब कभी किसी टीआई की पोस्टिंग किसी थाना क्षेत्र में हो जाए, सबसे पहले वो ये पता करता है कि शराब की दुकान कितनी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी बंदी वहीं से आती। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है और मुझे कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही देखे जाते हैं ये 2-4 चीजें कि भाई टीआई अगर गया है तो उसके ऊपरी कमाई का क्या क्या व्यवस्था है वहाँ,
तो इनमें ये भी आता है कि एक शराब की दुकानें कितनी हैं, कितने लोग अवैध रूप से शराब बनाते हैं, क्योंकि अब शराब बनाने का तरीका तो बहुत अलग हो गया है कि वहाँ जाती है पुलिस या एक्साइज की टीम तो वहाँ सिर्फ ड्रम और भट्टी मिलती है और बाकी कोई मिलता ही नहीं है, आदमी तो मिलते ही नहीं है। और इसी कारण ये जहरीली शराब भी आती है छोटे छोटे। हमने देखा उज्जैन में एक पुलिस वाला ही बना रहा था। तो ये तरीके सीख लेते हैं और फिर उस करते हैं, और जब कोई मामला उजागर हो जाता है तो पकड़ा धकड़ी हो जाती है। बाकी कोई इच्छा शक्ति के साथ ना तो इसका कोई पालन करवा रहा कि अवैध शराब मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए। अगर ये पूरी तरीके से अगर सरकार इस पे आ जाए कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब नहीं बिकेगी तो मजाल है कोई बेच के बता दे। और अवैध शराब रुकेगी भी कैसे, क्योंकि अवैध शराब यदि रोकना है तो फिर ये वो अवैध शराब नहीं है जिसको लेकर भट्टी और जिस पर कार्रवाई की गई जो आपको दिख रहा है। अवैध शराब का मसला कुछ और भी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर चर्चा इस बात को लेकर चल पड़ी है कि आखिर कैसे शराब को रोका जाए, अवैध शराब के धंधे को रोका जाए। दूसरी तरफ उमा भारती ये कह चुकी है कि मैं चाहूंगी कि इस पर विचार हो और जल्द वो मुख्यमंत्री से मिलने भी वाली है। बात अलग है, हर नेता अपने तरह से बात करता। आज तो जबरदस्त एक और मसला देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ये अभी कह बैठे थोड़ी देर पहले कि मुकेश सिंह वो ये कह बैठे कि शराब तो भगवान भी पिया करते। अब जब ऐसी बातें आएंगी, एक तरफ चेतन जी थे, दूसरी तरफ वो भी थे, तो ये मसला ऐसा रुकेगा नहीं, क्योंकि शराब की अवैध धंधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है। शराब के अवैध धंधे बहुत सारे हैं। वो गोडाउनों से निकल कर जो शराब पहुंचती है तो एक ट्रक निकलता है, उसके पीछे 2 आते हैं और उसी बात की तो बंदी चलती है, चाहे आबकारी हो या पुलिस। और सिर्फ इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार अच्छी तरह जानती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN 12 पर।